मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे कार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान, खैर ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई, लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। बैसियक साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तज़किरा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ ही नहीं है, और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये मुनासिब नहीं था, और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था, और मैंने कल रात उनको फोन किया, मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था, और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है, क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो। किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है, और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं, इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी जरूरत है, और रीजनल जरूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान CBMs में से मेरी नजर में
بحیثیت ایکس فورن منسٹر سب سے قیمتی اور اہم جو سی بی ایم ہے وہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا سی بی ایم ہے، اس کی وائلیشن ہوئی اور دو ہمارے پاکستانی کشمیری شہید ہوئے ہیں اور بلا وجہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ تین چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اور یہ قومی نوعیت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے. تھینک یو. یہ بتائیے کہ جو یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں گے، اور دوسرا جو کراچی کی رپورٹ ہے وہ کو لیز پہ دی جاتی ہے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، جو یونان میں حادثہ ہوا بہت تکلیف دہ، بہت سی قیمتی جانیں گئیں اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، ہم نے جو اس میں ذمہ دار ہے انہیں گرفتار کیا ہے. اچھا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں. سوال یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ادھار لے کر کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا انہوں نے اور گئے. یعنی کہ 30-30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا. اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے، خراب ہو گیا، پانی تک نہیں ملا، پیاسے مر گئے لوگ، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی. اور obviously ہمارے مشنز نے کوشش کی ہوگی، لیکن بڑی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے، یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے، یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے اور اس کی بیخبری ہونی چاہیے. ریومرز ہوتی ہیں اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا. جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا. نمبر 1. نمبر دو میرے بھائی، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں. میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو ایک نظریے کی کر رہا ہوں اور وہ نظریے پہ قائم ہوں. شاہ صاحب، اس وقت آپ رہا کرائے تو آپ نے کارکنوں کو پیغام دیا کہ انصاف کا جھنڈا میرے پاس ہے، تو کیا آپ اس بیان سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں؟ یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے جو میڈیا کے ایک طبقے کو ذمہ داری دی گئی ہے کرنے کی، اور وہ جو طبقہ کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس کو. ان کے تانے بانے کہاں جڑے ہوئے ہیں، وہ کس کی زبان بولتے ہیں، وہ لوگ سب جانتے ہیں. لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے، انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں 2011 سے ہے. میں ذرا کیونکہ بھائی سے مخاطب ہوں تو میں اس لیے ذرا ان کی توجہ چاہتا ہوں. انصاف کا جھنڈا 2011 سے میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے کیا کہا اس پر آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا اب بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. یہ جھنڈا اور اس کا بانی کون ہے؟ عمران خان. یہ پودا لگایا کس نے ہے؟ عمران خان نے. اس پودے کا رکھوالا کون ہے؟ عمران خان. اس پودے کا سب سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ عمران خان کو. تو یہ ایک شرارت ہے، لیکن کوئی بات نہیں. صاحب، آپ نے بجٹ کے حوالے سے میڈیا میں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپس میں اختلاف ہو گیا، اس کے بارے میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ سر اٹیچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی ڈار صاحب پر، بجٹ پر، اور کافی وہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے. ان کی گفتگو جو میں نے سنی اور پھر میں نے ان کی اسمبلی میں گفتگو سنی اور انہوں نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں اور میں ان کو اپنا انکل سمجھتا ہوں. تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طے ہو گیا. پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. جو لوگ بھی طریقے انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک وہ پریشر تھوڑا سا ان کے اوپر نظر آ رہا ہے.
तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि बता दें कि आप भी कोई है कि मजम्मत वगैरह ये उसके हवाले से बता दें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपको भी इस तरफ लाया जा रहा है? मैं कहीं हिलाऊं? शाह साहब 9 मई के बाद जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, आप समझते हैं जो मौजूदा हालात तरीके के साथ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कौन असेंबली से इस्तीफे देना और फिर जो है पंजाब की असेंबली है? पुराना सवाल है, नई बात कीजिए। क्या पाकिस्तान तरीके साथ का जो लॉयर्स विंग है वो उनको लीगल एड जो है वो फराहम करेगा? दे रहा है। जो हमारा जो लॉयर्स विंग है उन्होंने बेपनाह खिदमत की है। मैं एतराफ़ करना चाहूँगा वकला का, जिन्होंने ग्रैटिस बग़ैर फीस लिए जो खिदमत की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने खुद देखा, जैसे मैं पेशावर हाई कोर्ट गया अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, तो वहाँ के वकला ने मेरी, ILF के वकला ने मेरी जिस तरह से मेरी रहनुमाई की और मदद की, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। इसी तरह लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में जो केसेस हैं, लाहौर में जो केसेस हैं PTI के दोस्त संभाले हुए हैं, इस्लामाबाद में जो केसेस हैं PTI के दोस्तों ने संभाला हुआ है, पेशावर में, इस्लामाबाद में सब ने संभाला हुआ है, और बहुत से वर्कर्स हमारे अल्लाह के फजल करम से रिहा हो गए हैं। और मेरी फिर गुजारिश होगी, वो कारकुनान और अक्सर बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा, बड़ी तकलीफ देखी है हमने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। बिल्डअप किया जा रहा है 9 मई का जो इवेंट है, जो सानिया हुआ है, इसके मनसूबा साजों में इमरान खान साहब जो है वो मरकजी हैं, और उनको एक मौके पर गिरफ्तार भी किया जाएगा और नाहल भी किया जाएगा। और जैसा कि पाकिस्तान की रवायत है कि फिर वो बाहर भी चले जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पार्टी को लीड कौन करेगा? कितना मासूमाना सवाल है जी, उसका फैसला इमरान खान करेगा। ये बताइएगा, काजी कायद के खिलाफ सदर अलवी ने रेफरेंस भेजा, अब उन्हीं की तकरीर का नोटिफिकेशन भी सदर अलवी ने जारी किया, किस तरह देख रहे हैं? सितंबर में उनकी तैनाती है, एस्टैब्लिशमेंट से पहले ताकुदात का इजहार कर चुके इमरान खान। जुडिशरी में जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान के साथ ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है उसमें, ठीक? जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसीयत एक सियासतदान के, बहसीयत एक शहरी के, बहसीयत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का निफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी है और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है, अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मामला फिर से मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाकी दावों के साथ मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। इलेक्शन कब तक देखना है आप आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है
अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को, देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। अब आपने देखा कि उस पर भी आपको नजरसानी करनी पड़ी, और स्टेट बैंक ने जो नया स्टेटमेंट दिया है उसकी वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब ये शुनीद भी है, और इस वक्त गर्मी जो है वो आपके सामने है, और शहरों में भी लोड शेडिंग है, लेकिन देहातों में जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन असेंबली में बैठे हुए बहुत से मेंबरान के हल्के की नुमाइंदगी वो अगर वो ईमानदारी से करें तो अपने वोटर से पूछे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और इस लोड शेडिंग पर मजीद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है, रिवीजन की बात की जा रही है। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे कार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हो और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान है, ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। बैसियक साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तस्करा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था, और मैंने कल रात उनको फोन किया, मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था, और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है, क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तस्करा तक ना हो। किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है।
یہ ایک ریجنل فینومینا ہے, یہ ہمارے علاقے تک محدود نہیں ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پر کوآپریشن کے لیے ہم تیار ہیں. اس میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے, اور ریجنل ضرورت بھی ہے, اور انٹرنیشنل کوآپریشن درکار بھی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہماری گورنمنٹ نے اسے وہ سنجیدگی نہیں دی. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس جوائنٹ کمیونیکے میں جہاں پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ذکر تک نہیں ہے, اس کا ذکر تک نہیں ہے. اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے, بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ, وہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سی بی ایمز میں سے میری نظر میں بحیثیت ایکس فورن منسٹر سب سے قیمتی اور اہم جو سی بی ایم ہے وہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا سی بی ایم ہے. اس کی وائلیشن ہوئی اور 2 ہمارے پاکستانی کشمیری شہید ہوئے ہیں, اور بلا وجہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, اور یہ قومی نوعیت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے. تھینک یو. یہ بتائیے کہ جو یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے, اور دوسرا جو کراچی کی رپورٹ ہے وہ کو لیز پہ دی جاتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے, جو یونان میں حادثہ ہوا بہت تکلیف دہ, بہت سی قیمتی جانیں گئیں, اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی, ہم نے جو اس میں ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کیا ہے. اچھا ہے, آپ ضرور کیجئے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں. سوال یہ ہے گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں, ادھار لے کر کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا انہوں نے اور گئے. یعنی کہ 30-30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا. اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے, خراب ہو گیا, پانی تک نہیں ملا, پیاسے مر گئے لوگ, اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی. اور obviously ہمارے مشنز نے کوشش کی ہوگی, لیکن بڑی تکلیف دہ چیز ہے, اور اس کا تدارک ہونا چاہیے. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا, یہ کوئی نئی بلا نہیں ہے, یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے, یہ عرصہ دراز سے ہو رہی ہے, اور اس کی بیخکنی ہونی چاہیے. ریومرز ہوتی ہیں, اور میں ریومرز پر کان نہیں دھرتا. جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, میرے بھائی, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں. میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو ایک نظریے کی کر رہا ہوں, اور وہ نظریے پہ قائم ہوں. شاہ صاحب, جس وقت آپ رہا پر آئے تو آپ نے کارکنوں کو اطمینان دیا کہ انصاف کا جھنڈا میرے پاس ہے, کیونکہ آپ اس بیان سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے جو میڈیا کے ایک طبقے کو ذمہ داری دی گئی ہے کرنے کی, اور وہ جو طبقہ کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس کو. ان کے تانے بانے کہاں جڑے ہوئے ہیں, وہ کس کی زبان بولتے ہیں, وہ لوگ سب جانتے ہیں. لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں 2011 سے ہے. میں ذرا کیونکہ بھائی سے مخاطب ہوں تو میں اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں. انصاف کا جھنڈا 2011 سے میرے ہاتھ میں ہے, اور میں نے کیا کہا اس پر آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا اب بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. یہ جھنڈا اور اس کا بانی کون ہے؟ عمران خان.
یہ پودا لگایا کس نے ہے؟ عمران خان نے. اس پودے کا رکھوالا کون ہے؟ عمران خان. اس پودے کا سب سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ عمران خان کو. تو یہ ایک شرارت ہے، لیکن کوئی بات نہیں. حضور صاحب آپ نے بجٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں میڈیا میں نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپس میں اختلاف ہو گئے، اس کے بارے میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ سر اٹیچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں تو سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی ڈار صاحب پر، بجٹ پر، اور کافی وہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے. ان کی گفتگو جو میں نے سنی اور پھر میں نے ان کی اسمبلی میں گفتگو سنی اور انہوں نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں اور میں ان کو اپنا انکل سمجھتا ہوں، تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طے ہو گیا. پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. شاہ جی، جو لوگ بھی تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک وہ پریشر تھوڑا سا ان کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ آپ بھی کوئی ہے کہ مذمت وغیرہ یہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے، آپ کو بھی اس طرف لایا جا رہا ہے؟ میں کہیں ہلاؤ؟ شاہ صاحب 9 مئی کے بعد پرانا سوال ہے، نئی بات کیجیے. کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو لائرز ونگ ہے وہ ان کو لیگل ایڈ جو ہے وہ فراہم کرے گا؟ دے رہا ہے. جو ہمارا جو لائرز ونگ ہے انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے. میں اعتراف کرنا چاہوں گا وکلاء کا جنہوں نے گریٹس بغیر فیس لیے جو خدمت کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے خود دیکھا، جیسے میں پشاور ہائی کورٹ گیا اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے، تو وہاں کے وکلاء نے میری آئی ایل ایف کے وکلاء نے میری جس طرح سے میری رہنمائی کی اور مدد کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے. اسی طرح لاہور میں، اسی طرح اسلام آباد میں جو کیسز ہیں، لاہور میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوست سنبھالے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے سنبھالا ہوا ہے، پشاور میں، اسلام آباد میں سب نے سنبھالا ہوا ہے، اور بہت سے ورکرز ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے رہا ہو گئے ہیں. اور میری پھر گزارش ہوگی وہ کارکنان، اور اکثر بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا، بڑی تکلیف دیکھی ہے ہم نے، بڑی تکلیف دیکھ لی ہے، مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں. بلڈ اپ کیا جا رہا ہے 9 مئی کا جو ایونٹ ہے جو یہ سانحہ ہوا ہے، اس کے منصوبہ سازوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکزی ہیں، اور ان کو ایک موقع پر گرفتار بھی کیا جائے گا اور نااہل بھی کیا جائے گا. اور جیسا کہ پاکستان کی روایت ہے کہ پھر وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ کتنا معصومانہ سوال ہے جی. اس کا فیصلہ عمران خان کرے گا. یہ بتائیے گا قاضی قائد کے خلاف صدر علوی نے ریفرنس بھیجا، اب انہیں کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی صدر علوی نے جاری کیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں ستمبر میں ان کی تعیناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے عمران خان. جوڈیشری میں جواب عمران خان کو آن بورڈ لے کے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا کیونکہ بطور پریزیڈنٹ ماضی میں بھی جو بھی فیصلے کرتے تھے عمران خان کے ساتھ آن بورڈ. ایک سیکنڈ، جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے نا جی، آپ پاکستان کے آئین کا مطالعہ کریں تو ٹرائکاٹمی اور پارٹس کا ذکر ہے اس میں. ٹھیک، جوڈیشری ایک امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، اور جوڈیشری کا احترام ہم پر لازم ہے. اگر میں
बहैसियत एक सियासतदान के, बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी है और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मामला फिर से मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाकी दावों के साथ मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। इलेक्शन कब तक देखना है आप देख रहे हैं कि आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी? तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। अब आपने देखा कि उस पर भी आपको नजरसानी करनी पड़ी और स्टेट बैंक ने जो नया स्टेटमेंट दिया है उसकी वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब ये शुनीद भी है और इस वक्त गर्मी जो है वो आपके सामने है और शहरों में भी लोड शेडिंग है, लेकिन देहातों में जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन असेंबली में बैठे हुए बहुत से मेंबरान के हल्के की नुमाइंदगी वो अगर वो ईमानदारी से करें तो अपने वोटर से पूछे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इस लोड शेडिंग पर मजीद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है, रिवीजन की बात की जा रही है। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे कार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हो और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान है, ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। बहैसियत साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तज़किरा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था और मैंने कल रात उनको फोन किया, मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आवामों की
सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई है कि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तस्करा तक ना हो? किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं, इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी जरूरत है, और रीजनल जरूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीबीएम्स में से मेरी नजर में बहसियत एक्स फॉरेन मिनिस्टर सबसे कीमती और अहम जो सीबीएम है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का सीबीएम है। उसकी वायलेशन हुई और दो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद हुए हैं, और बिना वजह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। मैं उसकी पुरजोर मुजम्मत करता हूं। ये तीन चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, और ये कौमी नौयत की है, और मैं समझता हूं कि इसका हमें नोटिस देना चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ, उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा जो कराची की रिपोर्ट है वो लोगों को लीज पे दी जाती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो यूनान में हादसा हुआ बहुत तकलीफ दे, बहुत सी कीमती जानें गई, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा है, आप जरूर कीजिए, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग मजबूर होकर जा रहे क्यों हैं। सवाल ये, घर क्यों छोड़ रहे हैं? उधार लेकर, कुछ चीज बेचकर 25-30 लाख जमा कराया ना उनने और गए, यानी कि 30-30 लाख देकर मौत खरीदने तो कोई नहीं चाहता ना। और जिस तरह उन्हें, जिस कस्ब पुरसी के आलम में आपने देखा कि जहाज बंद है, खराब हो गया, पानी तक नहीं मिला, प्यासे मर गए लोग, और अभी तक बहुत से लोगों की इत्तला नहीं मिली। और ऑब्वियसली हमारे मिशंस ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दे चीज है, और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है, और इसकी बेखनी होनी चाहिए। र्यूमर्स होती हैं, और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर 2, मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो एक नजरिए की कर रहा हूं और वो नजरिए पे कायम हूं। शाह साहब, जिस वक्त आप रिहा पर आए तो आपने काफिरों को पैगाम दिया कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है, तो क्या आप इस बयान से ये समझ रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं? ये भी एक डिस्टॉर्शन है जो मीडिया के एक तबके को जिम्मेदारी दी गई है करने की, और वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको। उनके ताने बाने कहां जुड़े हुए हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि आपने सवाल किया है। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं जरा क्योंकि भाई से मुखातिब हूं तो मैं इसलिए जरा उनकी तवज्जो चाहता हूं। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है, और मैंने क्या कहा उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये झंडा और इसका बानी कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं। हजूर साहब, आपने बजट के हवाले से बात पैदा हो गया, मीडिया में नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के भी आपस में खिलाफ हो गए, इसके बारे में बताइएगा। और इसके साथ सर अटैच किया है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने खासी तनकीद की थी डार साहब पर, बजट पर, और काफी वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी, और फिर मैंने उनकी असेंबली में गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूं और मैं उनको अपना अंकल समझता हूं, तो लगता है कि मामला कुछ तय हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है, और मैं समझता हूं कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। शाह जी, जो लोग भी तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जो है तो एक वो प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि बता दें कि आप भी कोई है कि मजम्मत वगैरह ये उसके हवाले से बता दें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपको भी इस तरफ लाया जा रहा है? मैं कहीं हिलाऊं? शाह साहब, 9 मई के बाद जो मौजूदा हालात आप समझते हैं, जो मौजूदा हालात के साथ आप समझते हैं कि कौन सी असम्बली से हैसियत के बाद जो पंजाब की असम्बली पुराना सवाल है, नई बात कीजिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स लीग है वो उनको लीगल रेट जो है वो फराहम करेगा? दे रहा है। जो हमारा जो लॉयर्स विंग है उन्होंने बेपनाह खिदमत की है। मैं एतराफ़ करना चाहूँगा वकला का, जिन्होंने ग्रैटिस बगैर फीस लिए जो खिदमत की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने खुद देखा, जैसे मैं पेशावर हाई कोर्ट गया अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, तो वहाँ के वकला ने मेरी, ILF के वकला ने मेरी जिस तरह से मेरी रहनुमाई की और मदद की, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। इसी तरह लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में जो केसेस हैं, लाहौर में जो केसेस हैं पीटीआई के दोस्त संभाले हुए हैं, इस्लामाबाद में जो केसेस हैं पीटीआई के दोस्तों ने संभाला हुआ है, पेशावर में, इस्लामाबाद में सबने संभाला हुआ है, और बहुत से वर्कर्स हमारे अल्लाह के फजल करम से रिहा हो गए हैं। और मेरी फिर गुजारिश होगी, वो कारकुनान और अक्सर बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा, बड़ी तकलीफ देखी है हमने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। बिल्डअप किया जा रहा है 9 मई का जो इवेंट है, जो सानिया हुआ है, इसके मनसूबा साजों में इमरान खान साहब जो है वो मरकजी हैं, और उनको एक मौके पर
पर गिरफ्तार भी किया जाएगा और नाहल भी किया जाएगा। और जैसा कि पाकिस्तान की रवायत है कि फिर वो बाहर भी चले जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो पार्टी को लीड कौन करेगा? कितना मासूमाना सवाल है जी। उसका फैसला इमरान खान करेंगे। ये बताइएगा, काजी खालिद ईसा के खिलाफ सदर एलवी ने रेफरेंस भेजा, अब पुलिस की तकरीर का नोटिफिकेशन भी सदर एलवी ने जारी किया। किस तरह देख रहे हैं? सितंबर में उनकी तैनाती है, एस्टैब्लिशमेंट से पहले तहफुज़ात का इजहार कर चुके इमरान खान। जुडिशरी मैं जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साहब ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है उसमें, ठीक। जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसीयत एक सियासतदान के, बहसीयत एक शहरी के, बहसीयत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का निफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी है और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मामला फिर से मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बाकी दावों के साथ मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। इलेक्शन कब तक देखना है आप देख रहे हैं कि आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। अब आपने देखा कि उस पर भी आपको नजरसानी करनी पड़ी और स्टेट बैंक ने जो नया स्टेटमेंट दिया है उसकी वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब ये शुनीद भी है और इस वक्त गर्मी जो है वो आपके सामने है और शहरों में भी लोड शेडिंग है, लेकिन देहातों में जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन असेंबली में बैठे हुए बहुत से मेंबरान के हल्के की नुमाइंदगी वो अगर वो ईमानदारी से करें तो अपने वोटर से पूछे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और इस लोड शेडिंग पर मजीद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है, रिवीजन की बात की जा रही है। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे कार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान है, ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। बहसीयत साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स,
हमारे फौज के जवान जिन्होंने एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तस्करा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था और मैंने कल रात उनको फोन किया। मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है क्योंकि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिटी आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तस्करा तक ना हो। किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी जरूरत है, और रीजनल जरूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीबीएम्स में से मेरी नजर में बहसियत एक्स फॉरेन मिनिस्टर सबसे कीमती और अहम जो सीबीएम है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का सीबीएम है। उसकी वायलेशन हुई और 2 हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद हुए हैं, और बिना वजह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। मैं उसकी पुरजोर मुजम्मत करता हूं। ये 3 चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, और ये कौमी नौयत की है, और मैं समझता हूं कि इसका हमें नोटिस देना चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ, उसके बारे में भी बताएंगे, और दूसरा जो कराची की रिपोर्ट है वो को लीज पे दी जाती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो यूनान में हादसा हुआ बहुत तकलीफ दे, बहुत सी कीमती जानें गई, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी,
हमने जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार किया है, अच्छा है, आप जरूर कीजिए, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग मजबूर होके जा रहे क्यों हैं। सवाल ये, घर क्यों छोड़ रहे हैं? उधार लेकर, कुछ चीज बेचकर 25-30 लाख जमा कराया ना उनने और गए, यानी कि 30-30 लाख देकर मौत खरीदने तो कोई नहीं चाहता ना। और जिस तरह उन्हें जिस कस्म पुरसी के आलम में आपने देखा कि जहाज बंद है, खराब हो गया, पानी तक नहीं मिला, प्यासे मर गए लोग, और अभी तक बहुत से लोगों की इत्तला नहीं मिली। और ऑब्वियसली हमारे मिशन ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दह चीज है और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है और इसकी बेखनी होनी चाहिए। र्यूमर्स तो र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो, एक नजरिए की कर रहा हूं और नजरिए पे कायम हूं। अच्छा शाह साहब, जिस वक्त आप रिहा पर आए तो आपने कारकुनों को पैगाम दिया कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है, तो क्या आप इस बयान से ये समझते हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं? ये भी एक डिस्टॉर्शन है जो मीडिया के एक तबके को जिम्मेदारी दी गई है करने की, और वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको, उनके ताने बाने कहां जुड़े हुए हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि आपने सवाल किया है। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं जरा क्योंकि भाई से मुखातिब हूं तो मैं इसलिए जरा उनकी तवज्जो चाहता हूं। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है और मैंने क्या कहा, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये झंडा और इसका बानी कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं। हुजूर साहब, आपने बजट के हवाले से बात पैदा हो गया, मीडिया में नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के भी आपस में खिलाफ हो गए, इसके बारे में बताइएगा। और इसके साथ सर अटैच किया है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने खासी तनकीद की थी डार साहब पर, बजट पर, और काफी वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी और फिर मैंने उनकी असेंबली में गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूं और मैं उनको अपना अंकल समझता हूं, तो लगता है कि मामला कुछ तय हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है और मैं समझता हूं कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। जो लोग भी तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे जो है एक वो प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि बता दें कि आप भी कोई है कि मजम्मत वगैरह ये उसके हवाले से बता दें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपको भी इस तरफ लाया जा रहा है? मैं कहीं हिलाऊं? शाह साहब, 9 मई के बाद जो मौजूदा हालात आप समझते हैं, जो मौजूदा हालात तरीके के साथ आप समझते हैं कि कौन असम्बली से अस्तीफे के बाद पंजाब की असम्बली पुराना सवाल है, नई बात कीजिए। क्या पाकिस्तान तरीके साथ का जो लॉयर्स लीग है वो उनको लीगल रेट जो है वो फराहम करेगा? दे रहा है। जो हमारा जो लॉयर्स विंग है उन्होंने बेपनाह खिदमत की है। मैं एतराफ़ करना चाहूँगा वकला का, जिन्होंने ग्रैटिस बगैर फीस लिए जो खिदमत की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने खुद देखा, जैसे मैं पेशावर हाई कोर्ट गया
اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے، تو وہاں کے وکلاء نے میری، ILF کے وکلاء نے میری جس طرح سے میری رہنمائی کی اور مدد کی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے۔ اسی طرح لاہور میں، اسی طرح اسلام آباد میں جو کیسز ہیں، لاہور میں جو کیسز ہیں PTI کے دوست سنبھالے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں جو کیسز ہیں PTI کے دوستوں نے سنبھالا ہوا ہے، پشاور میں، اسلام آباد میں سب نے سنبھالا ہوا ہے، اور بہت سے ورکرز ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے رہا ہو گئے ہیں۔ اور میری پھر گزارش ہوگی، وہ کارکنان اور اکثر بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا، بڑی تکلیف دیکھی ہے ہم نے، بڑی تکلیف دیکھ لی ہے، مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں۔ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے صورتحال، 9 مئی کا جو ایونٹ ہے جو سانحہ ہوا ہے، اس کے منصوبہ سازوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکزی ہیں، اور ان کو ایک موقع پر گرفتار بھی کیا جائے گا اور نااہل بھی کیا جائے گا، اور جیسا کہ پاکستان کی روایت ہے کہ پھر وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ کتنا معصومانہ سوال ہے جی، اس کا فیصلہ عمران خان کرے گا۔ یہ بتائیے گا، قاضی خالد عیسیٰ کے خلاف صدر علوی نے ریفرنس بھیجا، اب انہیں کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی صدر علوی نے جاری کیا، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ستمبر میں ان کی تعیناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکے عمران خان۔ جوڈیشری میں جواب عمران خان کو آن بورڈ لے کے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا، کیونکہ بطور پریزیڈنٹ ماضی میں بھی جو بھی فیصلے کرتے تھے عمران خان کے ساتھ آن بورڈ۔ ایک سیکنڈ، جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے نا جی، آپ پاکستان کے آئین کا مطالعہ کریں تو ٹرائکاٹمی اور پارٹس کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک؟ جوڈیشری ایک امپورٹنٹ آرگن آف دا اسٹیٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے، اور جوڈیشری کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اگر میں بحیثیت ایک سیاستدان کے، بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے اپنی عدلیہ کا احترام نہیں کروں گا تو اس ملک میں قانون کا نفاذ ممکن نہیں رہے گا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر میں نے کچھ تقاریر سنی ہیں اور جو ڈائریکٹ حملے میں نے جوڈیشری پر دیکھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وقت بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جوڈیشری نے رہنا ہے، پارلیمنٹ نے رہنا ہے، افراد بدلیں گے نا، چہرے بدل جائیں گے۔ اس لیے میں آج بھی ان اپنے کولیگ سے جو پارلیمنٹ میں ہیں انہیں گزارش کروں گا کہ جوڈیشری کا احترام کیجیے۔ ان کی کئی فیصلے آئیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے، کئی فیصلے ہوں گے جن کی آپ تعریف کریں گے، دیٹس لائف۔ معاملات پھر سے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقی داروں کے ساتھ میرے پاس تو کوئی کرسٹل بال ہے نہیں اور علم نجوم کی مجھے مہارت نہیں ہے۔ الیکشن کب تک دیکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے؟ آپ اس ملک میں آئین، ایک سیکنڈ، اس ملک میں آئین دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس ملک، دیکھیے، اگر اس ملک میں آئین ہے، اگر اس ملک میں آئین ہے تو 12 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 12 اگست کے بعد اسمبلی کو تحلیل ہونا ہے اور نئے انتخابات ہونے ہیں، اور اگر وقت پہ اگر اسمبلی پورا مدت پوری کر کے تحلیل ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر ہونے ہیں، اور اگر 12 سے پہلے ہونی ہے تو 90 میں ہونے ہیں۔ یہ آئین ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی آئین کے محافظ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، دیکھتے ہیں کتنی آئین کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی آپ کو نظر ثانی کرنی پڑی، اور اسٹیٹ بینک نے جو نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اب یہ شنید بھی ہے، اور اس وقت گرمی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور شہروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن دیہاتوں میں جن کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی، لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بہت سے ممبران کے حلقے کی نمائندگی وہ اگر وہ ایمانداری سے کریں تو اپنے ووٹر سے پوچھیں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس لوڈ شیڈنگ پر مزید
इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है, रिवीजन की बात की जा रही है। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे कार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान है, ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। वैसे एक साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तज़किरा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था और मैंने कल रात उनको फोन किया, मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई है कि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वजीर आजम, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वजीर खारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो। किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है। लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी जरूरत है, और रीजनल जरूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीबीएम्स में से मेरी नजर में बैसियत एक्स फॉरेन मिनिस्टर सबसे कीमती और अहम जो सीबीएम है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का सीबीएम है, उसकी वायलेशन हुई और दो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद हुए हैं और बिना वजह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। ये तीन चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था और ये कौमी नौइयत की है और मैं समझता हूं कि इसका हमें नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ उसके बारे में भी बताएंगे और दूसरा जो कराची की जो कोर्ट है वो को लीज पे दी जाती है इसके बारे में बताइए। देखिए, जो यूनान में हादसा हुआ बहुत तकलीफ दे, बहुत सी कीमती जानें गईं और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा है, आप जरूर कीजिए, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग मजबूर होकर जा रहे क्यों हैं। सवाल ये, घर क्यों छोड़ रहे हैं? उधार लेकर कुछ चीज बेचकर 25-30 लाख जमा कराया ना उनने और गए, यानी कि 30-30 लाख देकर मौत खरीदने तो कोई नहीं चाहता ना। और जिस तरह उन्हें जिस कस्ब पुरसी के आलम में आपने देखा कि जहाज बंद है, खराब हो गया, पानी तक नहीं मिला, प्यासे मर गए लोग और अभी तक बहुत से लोगों की इत्तला नहीं मिली। और ऑब्वियसली हमारे मिशंस ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दे चीज है और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है और इसकी बेखनी होनी चाहिए। र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा। नंबर एक। नंबर दो, मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो, एक नजरिए की कर रहा हूं और वो नजरिए पे कायम हूं। अच्छा शाह साहब, जिस वक्त रिहाव पर आए तो आपने कारकुनों को पैगाम दिया कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है, तो क्या आप इस बयान से मुझे समझ रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं? ये भी एक डिस्टॉर्शन है जो मीडिया के एक तबके को जिम्मेदारी दी गई है करने की, और वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको, उनके ताने बाने कहां जुड़े हुए हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि आपने सवाल किया है। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं जरा क्योंकि भाई से मुखातिब हूं तो मैं इसलिए जरा उनकी तवज्जो चाहता हूं। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है और मैंने क्या कहा, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ये झंडा और इसका बानी कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं।